राजकीय सहायता एवं सहकारिता विषय पर आज ई लेक्चर है और ये एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट, संख्या 202 और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, ईएफएम विभाग एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालीडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजकीय सहायता एवं सहकारिता विषय पर चर्चा करने से पहले अपन राज्य सहायता का इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन सरकारी नीति के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ में ये जो आंदोलन था बहुत इसकी गति धीमी थी। इसके बाद यह अनुभव किया गया है कि राज्य की सहायता के बिना यह आंदोलन विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए सन 1904 में सहकारी अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद इस आंदोलन को गति मिली। दो राज्य के महत्वपूर्ण कदम रहे जिन्होंने इस राज्य सहायता को आगे बढ़ाया, जिसमें केंद्र सरकार ने स्थानीय सरकारों को ग्रामीण समितियों की सहायता के लिए अधिकतम 2000 रुपये अग्रिम देने की अनुमति प्रदान करी। ये पहला कदम था। दूसरा जो कदम उठाया गया, सरकार ने सहकारी समितियों के ऋण पत्रों पर गारंटी देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सन 1919 के बाद केंद्र सरकार ने सहकारी आंदोलन के विकास की सारी जो जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकार को सौंप दी। इसके बाद कुछ सिफारिशें करी, जिसके आधार पर राज्य नियंत्रण एवं सहायता का वो आधार बनी। वो कौन कौन सी सिफारिशें थी? 1946 में रिजर्व बैंक, 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1964 में मृदा समिति। इन सब समितियों ने सिफारिश करी और वही राज्य नियंत्रण एवं जो सहायता थी सहकारिता को उसका वो आधार बनी। इसमें पहला बिंदु है वैधानिक आधार। देखा गया जर्मनी व इंग्लैंड के सहकारी आंदोलन का इतिहास से ये पता चला कि इन देशों द्वारा सहकारी विधान बनाने के बाद ही आंदोलन का विकास हुआ था। इसी कारण हमारे देश में भी सर्वप्रथम 1904 में सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के बनने से देश के विभिन्न भागों में सहकारी समितियां गठित होने लगी। यह अधिनियम केवल साख समितियों से ही संबंधित था, क्योंकि उस समय केवल सहकारी साख समितियां ही थी। सहकारी विधान में यानी इन अधिनियम में समितियों के कार्यों, वित्तीय व्यवस्थाओं, पंजीयन, अधिकार एवं दायित्व, इनका समापन, प्रबंध व अन्य आवश्यक बातों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान बनाए गए। इसके अलावा 1912 में संशोधित सहकारी अधिनियम कानून को मान्यता दी गई और यह भी आधार बनी। यदि कोई समिति इन नियमों व सिद्धांतों का पालन नहीं करती तो उसे कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की जाती थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम तथा बैंकिंग अधिनियम में भी सहकारी अधिनियम के अनेक प्रावधान जो हैं वो रखे गए। इससे क्या हुआ, मतलब इस नियम और कानून जो बने इससे क्या फर्क आया कि इससे जन विश्वास में वृद्धि हुई। जैसा आप जानती हैं कि बिना कानूनी समर्थन के उसमें जनता का विश्वास नहीं पनप पाता है, तथा जन विश्वास के बिना कोई भी संगठन जो है वो उसके जो उद्देश्य हैं उसमें सफलता नहीं मिल सकती है।
कुछ अधिनियम हैं जो कि सहकारी आंदोलन में जो है वो उसके विकास में बाधा पैदा करते हैं, जिसमें डेब्ट रिलीफ एक्ट और मनी लेंडर एक्ट है। इसको जो है इस सहकारिता पर इसको मुक्त रखना चाहिए सरकार को। सरकार ने समय समय पर समितियों की स्थापना करी जो सहकारिता के विकास में अड़चने हैं उनको दूर करने के लिए। उसमें मुख्य रूप से 1915 में मैकलेगन समिति, 1946 में सहकारी योजना समिति, सन 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1964 में मृदा समिति, अनेक दलों की इस प्रकार से नियुक्ति की गई और इन समितियों ने अपने अपने समय पर सुझाव दिए और उनको सुधार को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए सहकारिता के विकास के लिए। वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। जैसा आप जानते हैं, राज्य सरकारें सहकारी विभागों के संचालन व्यय की पूर्ति के अलावा समितियों को ऋण, अनुदान, अंश पूंजी में हिस्सा लेना, गारंटी देना आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें जो प्रथम जो सहायता है वो राज्य की जो साझेदारी है वो है। ये किस प्रकार से प्रारंभ हुई? मेहता समिति ने सिफारिश करी, वही इसका आधार थी, जिसके आधार पर शीर्ष बैंक व केंद्रीय सहकारी बैंकों में हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया। राज्य सरकार को सहकारी समितियों का अंश खरीदने के लिए राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष से धन प्राप्त होता है। समितियों की अंश पूंजी में सरकारी योगदान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें एक ये और महत्वपूर्ण बात है कि विपणन व विद्यमान समितियों की अंश पूंजी में भी सरकार योगदान देने लगी है। इसके लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता मिलती है, परंतु यह सहायता स्थायी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थायी होने से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे जो सहकारी समितियां हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए इनको धीरे धीरे सहायता में कमी जरूर करनी चाहिए। आगे समितियों को ऋण के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें राज्य सरकार ऋण सुविधा प्रदान करती है, जिसमें कि महाराष्ट्र में सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं, विपणन समितियों, पिछड़ा जाति समितियों आदि को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। और महाराष्ट्र और गुजरात में देखें तो गुजरात में भूमि विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण दिए गए हैं। यह सुविधा सहकारी बैंकों द्वारा निर्गमन ऋण पत्रों को खरीद कर दी जाती है। इसके अलावा जो है वो ग्रांट इन एड, यानी सरकार अनुदान की सहायता भी प्रदान करती है। जैसे हमारे देश में अगर बात करें तो प्राथमिक साख समितियों को प्रबंधकीय व्ययों की पूर्ति के अनुदान एवं सहायता दी जाती है। सरकार को इनके को तब तक ही सहायता करनी चाहिए जब तक ये आत्मनिर्भर ना बने। आत्मनिर्भर बनने के बाद इनको सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में गारंटी भी प्रदान की जाती है, जिसमें अपन देखें केंद्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा निर्गमन किए जाने वाले ऋण पत्रों के लिए राज्य सरकारें गारंटी प्रदान करती है। और गारंटी देने का उद्देश्य क्या है? यह कि उनके द्वारा प्रदत्त ऋण का उपयोग सरकार द्वारा केवल जो अनुमोदित कार्य हैं उनके लिए ही किया जाए। इसके अलावा जोखिम कोषों में भी योगदान करती है। जैसा आप जानती हैं कि सहकारी समितियों में निर्बल व पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं जो कई बार जो है ऋण सुविधा ऋण को वापस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, उसके डूबने की पूरी संभावना रहती है। इसकी पूर्ति के लिए डूबत ऋण कोष सरकार बनाती है। अगला है कर संबंधी रियायतें। इसमें कई प्रकार के करों से छूट जाती है। केंद्र एवं राज्य सरकारें
सहकारी समितियों को आयकर एवं व उत्पादन करों में छूट देती है। राज्य सरकारें इन्हें रजिस्ट्रेशन फीस तथा स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करती है। इसके अलावा सहकारी विभागों की स्थापना व संचालन, सहकारी व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा सहकारी विभागों की स्थापना की जाती है। इसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है, समितियों के आकर्षण करने के लिए, पर्यवेक्षण के लिए व निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिए। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी बड़ी जरूरी है सहकारिता के विकास के लिए। सहकारिता के विकास के लिए सहकारिता को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। इसके लिए सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और राजस्थान में अगर बात करी जाए तो राजस्थान में ग्रामीण समितियों को पंचायत समितियों के अधिकारी तकनीकी सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि अधिकारी, सहकारी अधिकारी, पशुपालन अधिकारी आदि भी सहकारी समितियों को उचित परामर्श देते रहते हैं। नैतिक समर्थन, सहकारी आंदोलन को सरकार द्वारा अनेक विधियों से नैतिक समर्थन प्रदान किया गया है। राज्य ने इसकी अंशपूंजी में भाग लेकर इनके प्रति विश्वास को सुदृढ़ किया है। राज्य सरकार ने इनके ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करके नैतिकता का समर्थन किया है। इसके अलावा अब अगला है सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं भी इसमें दी जाती है। इसमें यह है कि सरकार ने सहकारी विभागों की स्थापना समितियों की सेवाओं के लिए ही की है। इन विभागों ने सहकारी अधिकारी समितियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, मतलब सरकारी जो अधिकारी हैं वो निःशुल्क अपनी सेवा प्रदान करते हैं इन समितियों में। आगे है आर्थिक सुदृढ़ता। सुदृढ़ता कार्यक्रम के तहत आर्थिक दृष्टि से निर्बल व कमजोर 2 या 2 से अधिक अगर समितियां हैं तो उनको मिला दिया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। तो अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि राज्य सहायता के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के बाद ये हम कह सकते हैं कि राज्य सहायता व संरक्षण सहकारी विकास का इस समय आधार है, लेकिन आवश्यकता से अधिक का हस्तक्षेप व नियंत्रण इनके विकास में बाधा भी डालता है। राज्य द्वारा बराबर सहायता उपलब्ध होने के कारण आज तक भी इन समितियों में आत्मविश्वास नहीं पनपा और न ही ये जन आंदोलन बन सका, केवल राज्य आंदोलन ही बनकर रह गया। तो सरकार की सहायता भी प्रदान की जा रही है, सरकार सब प्रकार के कदम भी उठा रही है और कई प्रकार की पॉलिसीज भी पूरा बनी है और सरकार का पूरा जोर रहता है कि सहकारी आंदोलन पनपे और जो कमजोर वर्ग है और जो इस प्रकार का वर्ग है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो इस आंदोलन से जुड़े और उसको लाभ हो। तो इसका लाभ सही व्यक्तियों को क्यों नहीं पहुंच पाता है? ये लाभ इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि ये एक प्रकार जन आंदोलन नहीं बना। अगर इसको जन आंदोलन बनाना है तो कैसे ये बनेगा? तो ये तभी बनेगा जब सहकारी आंदोलन का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक इसमें निहित स्वार्थों को हटा नहीं दिया जाएगा। यानी निजी स्वार्थ के लिए लोग सहकारिता में से जुड़ते हैं। इसके साथ ही लाल फीताशाही व अकुशलता जैसी बुराइयों को भी दूर करना होगा। आपने ये जो राज्य सहकारिता एवं राजकीय सहायता एवं सहकारिता विषय पर जो कि एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है, इस पर आपने ई लेक्चर देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए लाभकारी रहेगा विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।